हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के क्लास में छठा चैप्टर स्टार्ट किया जाना है और ये है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद यानी वाइल्ड सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म के बारे में इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज कि वन संपदा की अगर बात किया जाए तो ये जो वन है मतलब प्राचीन काल से ही, बहुत पहले से, प्रारंभिक समय से ही मनुष्यों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में रहा। यानी यह हमारे काफी महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य किया है वन। इससे हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जंगल हमारे लिए काफी उपयोगी होता है। जैसे देखिए जंगलों में जो लकड़ियां पाई जाती है उसे हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं, उसका औषधि, उसका जड़ी बूटी वगैरह बनाया जाता है उसके लकड़ियों से। या फिर वन जो होते हैं ये बादलों को आकर्षित करके वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। अधिक से अधिक जंगलों की उपस्थिति मतलब जो इन्वायरमेंट होता है उसको भी संतुलित, बैलेंस बनाए रखने में सहायक होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो वन का काफी अधिक इंपॉर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में और प्राचीन काल से ही वनों का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। अब देखा जाए तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में भारत के लगभग 20% भौगोलिक क्षेत्र पर, 20% भौगोलिक भूभाग पर जो है वन का विस्तार है। यानी भारत का लगभग 1/5 हिस्से पर जंगल का विस्तार है और इन वनों में तरह तरह की जनजातियां पाई जाती है, तरह तरह के मतलब निवासी जो है वहां पाए जाते हैं। और ये जनजातियां मुख्यतः, इसमें कुछ जनजातियों का नाम लिया जाए तो देखिए पहाड़िया, चेरो, कोल, उरांव, यही हो, संथाल, चुआर, भील, मुंडा, ये सब भारत के कुछ जनजातियों के नाम है। और ये जनजातियां जो है ये निवास करती है जंगलों में, वनों में। और सोचिए एक मतलब ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो जंगलों में ये जनजातियां रहती है यही जनजातियां भारत की मूल निवासी है। मतलब वैसे लोग जो जंगलों में, वनों में निवास करते हैं वहीं भारत के मूल निवासी ऐसा माना जाता है। और यही तो कारण है कि इन्हें आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत के मूल निवासी है यानी आदिवासी। इसी कारण से जो वनों में रहने वाली जनजातियां हैं उन्हें आदिवासी कहा जाता है। अब देखिए ये जो आदिवासी हैं यानी जंगलों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, इनका और साथ ही साथ इनका वनों से काफी अच्छा रिलेशन है, वनों से बहुत ही बढ़िया संबंध है। इनकी अर्थव्यवस्था और इनकी जो संस्कृति है, इनकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ इनका कल्चर भी वनों से जुड़ी हुई है। तो देखिए हम आपको बताएं कि इनका जो इकोनॉमी है और साथ ही साथ इनका जो कल्चर है ये दोनों वनों से ही जुड़ी हुई है। अब देखिए इसको कुछ एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे जनजातियों को भोजन की जरूरत होती है, लकड़ी, ईंधन, घरेलू सामग्री, जड़ी बूटी, औषधि, चारा, वहीं कृषि मतलब खेती बाड़ी करने के लिए जो यंत्र बनाया जाता है, कृषि यंत्र यानी कृषि औजार, ये सारे चीजों की प्राप्ति जंगलों की लकड़ियों से ही इन्हें होती है। इसलिए इनकी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी, पूरी तरीके से जंगल से जुड़ा हुआ है, वनों पे ही आधारित है। साथ ही साथ इनकी संस्कृति भी वनों से जुड़ी है। जैसे ये वृक्षों की पूजा करते हैं। और फिर एक और चीज हम आपको बता दें कि जनजाति जो है यानी आदिवासी जो है ये अपने आप को वर्ग के आधार पे विभाजित नहीं किए हैं, बल्कि ये अपने आप को जाति के आधार पर विभाजित किए हैं। यानी ये जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी हैं जंगलों में रहने वाले, ये अपने समाज को जाति के आधार पर विभाजित किए हैं, जिसमें भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम है भील। वहीं देखा जाए तो गोंड और संथाल भी भारत की बड़ी जनजातियां हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं भारत के प्रमुख और सबसे बड़ी जनजातियों के नाम और फिर वो किन राज्यों में पाई जाती है। देखिए भारत के जो प्रमुख जनजातियां थी उसमें से सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात किया जाए तो ये भील, यानी भारत में भील नामक जो जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा जैसे राज्यों में पाई जाती है। यानी इन जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है और ये ऐसे राज्यों में पाई जाती है।
वहीं अगर दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की अगर बात किया जाए तो वो है गोंड। यानी गोंड जो है ये हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो अधिकांशतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पाई जाती है। फिर और आगे चलें तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति भारत की है संथाल। यानी संथाल जो है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पाई जाती है। अब देखिए ऐसे इन जनजातियों के बाद कुछ अन्य भी जनजातियां हैं जो इन्हीं प्रदेशों में पाई जाती है। तो देखिए इन्हीं प्रदेशों में उरांव, मीना, मुंडा, खोंड ऐसी जनजातियां भी पाई जाती है। तो देखिए भारत की प्रमुख और भारत की बड़ी जनजातियों का नाम है। अब ध्यान दीजिएगा 18वीं शताब्दी की अगर बात किया जाए तो 18वीं शताब्दी से पहले ये जो जनजातियां थी भारत की, ये अपनी आजीविका, बढ़िया से समझिए, 18वीं शताब्दी से पहले ये जो जनजातियां थी, मतलब भारत की जो भी जनजातियां थी, ये अपनी आजीविका वन संपदा से ही, मतलब जंगलों में जितने भी वन संपदा होती थी इसी से अपना आजीविका ये चलाती थी। और ये जो है सामाजिक तरीके से हस्तक्षेप की नीति अपनाती थी। यानी ये मतलब समाज के किसी भी वर्ग के लोगों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, यानी ये हस्तक्षेप की नीति अपनाती थी। ये काफी सीधे साधे लोग हुआ करते थे, इन्हें किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन आगे चलकर उपनिवेशवाद से जब ये प्रभावित हुए, कहने का मतलब जब विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी लोगों के द्वारा जब आदिवासियों में भी, इन जनजातियों में के जीवन पे में भी हस्तक्षेप किया जाने लगा, तब इन्हें हार मानकर इन लोगों को हथियार उठाना पड़ा। इन लोगों को उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, बहुत सारा विद्रोह किया गया। तो आखिर क्या कारण था, आखिर कौन कौन से कारण थे? तो देखिए इसको समझने के लिए हम आपको बताएंगे आदिवासियों का राजनीतिक जीवन कैसा था, उसका सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, और विदेशी हस्तक्षेप के कारण यानी उपनिवेशवाद के कारण इनके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ा, जिसके चलते ये विद्रोह पर उतारू हो गए, विद्रोह करने के लिए जागरूक हो गए, और फिर मतलब जनजातियों के द्वारा तरह तरह के विद्रोह भी किए गए। तो इस वीडियो में तो हम इतना ही रहने देंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत में जो भी जनजातियां पाई जाती है सभी आदिवासियों का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, और विदेशी हस्तक्षेप यानी उपनिवेशवाद ने उस जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। इन सारे चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे।